धर्म हेत ही कीजिए 100 बरस लो काज। रविदास कर्म ही धर्म है, फल पर ही नहीं अधिकार। अर्थात अपने कर्मों को निरंतर प्रगतिशील विचारधारा के माध्यम से करना चाहिए, ना कि केवल फल की प्राप्ति के हिसाब से। यह जो कथन है वह रविदास जी के द्वारा कहे गए हैं और इसी से संबंधित हमारी गीता में भी निष्काम कर्म की संभावना व्यक्त की गई है। चलिए, तो इसी भावार्थ के साथ आप सभी का स्वागत है वनडे मिशन यूट्यूब चैनल में। हमने भारतीय इतिहास की सीरीज प्रारंभ की थी, जिसमें से अभी जो हमारे अध्ययन का विषय चल रहा है वह है मौर्य साम्राज्य। तो आइए हम पुरानी क्लासों से रिलेट करने के लिए थोड़ा सा उनका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने जैसा कि पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य का हमने अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें से इसके जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, इसके संस्थापक थे। तो इनसे संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर अध्ययन हमने किया था। और बात करते हैं इसके जो उत्तराधिकारी हुए, इनके पुत्र जिनका नाम बिंदुसार था, इससे संबंधित भी हमने अध्ययन कर लिया है। फिर इनके पुत्र जो हुए जिनका नाम था अशोक, तो अशोक से संबंधित जो अध्ययन है वह अपना आज का विषय रहेगा। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सम्राट अशोक। तो अशोक से संबंधित हम देख लेते हैं कि हमें किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करना है। अशोक के बारे में देखते हैं किन किन बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इससे संबंधित जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय में हम देखेंगे जैसे कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ, इनके पुत्र कौन थे, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनका विवाह और इनसे संबंधित जो रक्त संबंधी हैं प्रमुख जो व्यक्ति हैं उसका अध्ययन हम जीवन परिचय में करेंगे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख युद्धों के बारे में कि इनने कौन कौन से युद्ध लड़े हुए हैं, तो वो देखेंगे हम। और जो फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह देखेंगे अभिलेखों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि बिना अभिलेखों के जो है कि अशोक का इतिहास हम पढ़ नहीं सकते हैं। और जो क्वेश्चन मूलतः आते हैं वह अभिलेखों से भी पूछे जाते हैं, तो हम अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। और अभिलेखों के बाद हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने क्या प्रयास किए। तो बौद्ध धर्म का प्रसार अर्थात जो अशोक थे उनका जो निजी धर्म था वह था बौद्ध धर्म। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कुछ कार्य किए, उससे संबंधित ही क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि उत्तराधिकारी से संबंधित कुछ बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारे जो आज की क्लास है उसकी रूपरेखा यही रहेगी। तो बात करते हैं सर्वप्रथम जीवन परिचय की। जीवन परिचय में हम इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो इनसे रिलेट करने वाले हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे जानते हैं कि पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम बिंदुसार था, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और इनकी जो माता का नाम था सुभद्रांगनी इनकी जो है माता का नाम मिलता है। अब बात करते हैं इनके विवाह की। तो इनके जो है कि 2-3 विवाह मिलते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक बात करते हैं कि एक विदिशा के जो एक व्यापारी थे, विदिशा के श्रेष्ठी अर्थात जो तत्कालीन समय में व्यापारी को श्रेष्ठी शब्द से उल्लेखित किया जाता था। तो विदिशा के जो श्रेष्ठी थे उनकी पुत्री जिसका नाम मिलता है महादेवी। तो महादेवी से इनका विवाह हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, श्रीदेवी नहीं है, यहाँ पर महादेवी है। तो महादेवी से इनका विवाह हुआ था। और जो दूसरा विवाह मिलता है, महादेवी से एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था, जो कालांतर में एक पुत्र हुआ था, जो हमको इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण उनके बारे में अध्ययन करेंगे। महेंद्र और संघमित्रा एक
पुत्री भी हुई थी। तो महेंद्र और संघमित्रा, हम इनको देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला जो विवाह हुआ था वह हुआ था विदिशा की जो श्रेष्ठी थी उनकी पुत्री महादेवी से। एक हमको विवाह मिलता है चारुवती, चारुवती से एक विवाह का उल्लेख मिलता है, यह अभिलेखों में मिलता है। और इससे एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है तीवर। तो ये इस विवाह का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में केवल चारुवती और पुत्र तीवर इनका उल्लेख मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण विवाह होता है पद्मावती, पद्मावती नाम की एक कन्या से भी इनका विवाह होता है और जिससे इनको कुणाल नाम का एक पुत्र होता है जो इनका उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी होता है। तो ये इनसे कुछ संबंधित विवाह वाले हैं। अब देख लेते हैं इनका राज्याभिषेक। राज्याभिषेक तो जैसे ही बिंदुसार की मृत्यु होती है तो जो 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व के आसपास जो है इनका राज्याभिषेक होता है। अब देख लेते हैं कि इनके कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो पूछे जाते हैं। तो यहां देख लेते हैं इनके अन्य नाम। इनकी अभिलेखों में और कुछ ग्रंथों में इनको विभिन्न नामों से उल्लेखित किया गया है। आइए तो उनके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा व्यवस्थित, महेंद्र व संघमित्रा। अब जान लेते हैं इनके अन्य नामों के बारे में। अन्य नाम, एक तो इनका नाम मिलता है प्रियदर्शी, प्रियदर्शिनी, देवान प्रियदर्शी। इनका जो पूरा नाम मिलता है वह मिलता है देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी। और यह कहाँ मिलता है, यह इनकी जो अभिलेख है उसमें नाम मिलता है देवान प्रियदर्शी। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि देवान प्रियदर्शी किस शासक का अन्य नाम मिलता है, तो यह जो है अशोक महान का नाम है। अब बात करते हैं कि अशोक, क्योंकि हम इतिहास में अशोक पढ़ते हैं तो अशोक का नाम भी उल्लेखित होना जरूरी है। तो अशोक का नाम जो है, इनके प्रमुख विशेष अभिलेख हैं जिसे हमने नाम सुना होगा, एक तो गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम और मास्की। इन अभिलेखों में जो है अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया है। बात करते हैं कि इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि मगध अधिराज का भी इनका उल्लेख मिलता है और महाराज कुमार, हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्हीं जो इम्पोर्टेंट है अपन इन्हीं को देखते हैं, व्यर्थ में फैक्ट एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो दीवान प्रियदर्शी जो इनका अभिलेखों में नाम मिलता है और अशोक का अशोक नाम गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर, उदयगोलम अभिलेखों में मिलता है। तो आइए हम देखा इनसे संबंधित जीवन परिचय। अब जो हमारा दूसरा हेडिंग रहेगी, दूसरी हेडिंग रहेगी वह रहेगी युद्ध से संबंधित। युद्ध, तो इन्होंने जो है कि साम्राज्य विस्तार के लिए विभिन्न युद्ध किए हैं, पर उनमें से जो महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे वह है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध की बात करते हैं तो इसकी जो जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है 13वें बृहद शिलालेख, 13वें बृहद शिलालेख से जो इसकी जानकारी मिलती है। अभी हम आगे जब अभिलेखों का अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि बृहद शिलालेख क्या है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी देखेंगे। और यह हुआ कब था, कब, समय देख लेते हैं। तो यह जो 261 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, 261 ईसा पूर्व। और किसके मध्य हुआ था, ये अशोक और कलिंग के शासक थे नंदराज। नंदराज मिलता है। कलिंग के शासक कौन थे, नंदराज। कलिंग के शासक नंदराज थे। और इस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तो कलिंग की जो राजधानी है, कलिंग की राजधानी भी पूछा जा सकता है। तो कलिंग की राजधानी थी तोसली।
कलिंग की राजधानी तोसली का उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अशोक की विजय हो जाती है और अशोक से यहाँ पर जो है कि बृहद रक्तपात होता है, जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, कुछ स्त्रियां और बच्चे भी मारे जाते हैं। तो अशोक का यहाँ से हृदय परिवर्तन हो जाता है और जो है युद्ध नीति को त्याग कर वो धम्म नीति अपनाता है, अर्थात धर्म का प्रचार प्रसार, अच्छे अच्छे काम करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, धर्म प्रचार करना इत्यादि कार्यों के माध्यम से वो जो है कि इतिहास में महानता की श्रेणी में आ जाता है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण हम ये जानेंगे कि जो घटना थी वह थी कलिंग युद्ध। तो युद्धों में केवल हमको कलिंग युद्ध के बारे में ही अध्ययन करना है। तो इस प्रकार जीवन परिचय और युद्ध ये हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं हम अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों से पहले हम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने क्या प्रयास किया, कि अभिलेखों के बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा। तो हमारा जो तीसरा बिंदु रहेगा बौद्ध धर्म का प्रसार। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए हम देखेंगे कि इसने लगभग जो है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसको अभी हम देखेंगे कि कुछ स्तंभ लेख हैं, कुछ दीर्घ लेख हैं और कुछ गुहा लेख वगैरह हैं। अब विदेशों में भी इसने किया, विदेशों में भी प्रचार करवाया बौद्ध धर्म का। और अभी हमने पढ़ा था कि इसके जो पुत्र हुए थे महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा, इनको कहां पर भेजा? श्रीलंका। श्रीलंका प्रचार हेतु कहां पर भेजा? श्रीलंका हेतु प्रचार किसको भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अब इसने यात्राएं भी की, यात्राएं जैसे हम देखेंगे बोध गया, निगाली सागर और लुम्बिनी, निगाली सागर और लुम्बिनी यात्रा की। तो बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए इसने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए और भी है, जैसे कि दान दिए और स्तूपों से संबंधित हम देखेंगे कि उसने कुछ ऐसी भाषाएं नहीं, ऐसे कथन का प्रयोग किया जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार हो सके। आइए हम देखेंगे अब इससे संबंधित अभिलेखों के बारे में। तो आप लोग अपनी नई हेडिंग डाल लीजिए, अभिलेख। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए तो अब शिलालेखों के बारे में, अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की इसको हम कैसे विभाजित करेंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। बोर्ड थोड़ा सा कमजोर हो गया है। चलिए तो अब देखते हैं अशोक से संबंधित अभिलेख। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। अभिलेखों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उनमें से एक हम देखेंगे शिलालेख, और एक होगा स्तंभ लेख, और एक है गुहा लेख। अक्सर हम लोग किताबों में देखते होंगे कि इन तीनों को मिक्स करके बता दिया जाता है, स्पेशल तरीके से उसमें बताया नहीं जाता है। इसको हम और कोशिश करेंगे कि डिफाइन कर लें। एक तो शिलालेखों को हम देखेंगे बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। इसी प्रकार स्तंभ लेखों को भी देखेंगे हम, बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अब बात कर लेते हैं शिलालेखों की। तो शिलालेख क्या है? शिलालेख अर्थात शिला पर लिखा गया लेख। जैसे कि हम बात करते हैं ये शिलालेख और स्तंभ लेख में अंतर भी हम देखेंगे। सर्वप्रथम शिलालेख के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक जैसे कोई ये विशाल शिला है, तो विशाल शिला में जैसे हमने यहाँ देखा, तो इस वाले कोने पर इसको चिकना करके अगर हम उस पर कोई बात उत्कीर्ण कर देते हैं या उसको लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं शिलालेख। तो यह है शिलालेख। कोई विशाल जो शिला है उस पर अगर कोई बात लिख दी जाए तो उसको शिलालेख बोलते हैं। स्तंभ लेख की बात करते हैं तो स्तंभ लेख क्या है? स्तंभ लेख अर्थात जैसे कोई छोटी शिला है, तो छोटी शिला को हम उसको लगभग चौकोर आकार में विभाजित करके और इसमें अगर कुछ चीज लिख दी जाए
तो ये स्तंभ लेख हुआ। अर्थात जो स्तंभ लेख है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं, और जो शिलालेख है अर्थात शिलालेख स्थायी रहती है और स्तंभ लेख को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। बात करते हैं गुहालेख की। तो गुहालेख क्या है? गुहालेख है अर्थात जैसे कोई चट्टान है और चट्टान के अंदर जैसे कोई कंदरा या गुहा वगैरह, जिसको हम गुफा भी बोल सकते हैं, तो गुफा के अंदर की दीवारों में प्रमुख लेख लिखे जाते हैं, वो जो लेख लिखे जाते हैं उनको गुहालेख बोलते हैं। तो इस प्रकार के हमने देखा कि शिलालेख क्या है? कोई विशाल शिला है जिसका कोई हिस्सा चिकना करके अगर उसमें कोई लेख लिख दिया जाए तो वह शिलालेख है। स्तंभ लेख की बात करें या कोई ऐसा चट्टान है या कोई चट्टान का ऐसा टुकड़ा है जिस पर हमने कोई लेख लिख दिया, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं, तो वो स्तंभ लेख होगा। और गुहालेख की बात करते हैं तो ये कोई गुफा है जिसके अंदर या बाहरी दीवारों पर कुछ लेख लिखे जाते हैं जिनको गुहालेख बोलते हैं। तो इस प्रकार सूक्ति अभिलेखों को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बृहत शिलालेख है। बृहत शिलालेख, तो बृहत शिलालेख है 14 लेख हैं और ये 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। 14 लेख 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो कलिंग युद्ध का वर्णन वो 13वें बृहत शिलालेख में मिलता है, तो 8 स्थानों से वह प्राप्त हुए हैं और इसमें लेख हैं 14। तो जो 14 लेख हैं उसमें से जो हमको याद करना है उनमें से देख लेते हैं प्रथम और 13वां। प्रथम में जो है कि पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा एक तो ये इसमें लेख महत्वपूर्ण है, और एक 13वां है। 13वां में हमने पहले देखा था कि कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है जो बृहत शिलालेख है 13वां। इस प्रकार ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए, जिसमें से हम देखेंगे साहबाजगढ़ी मानसहेरा ये पाकिस्तान में है, और जौगढ़ उड़ीसा, और सोपरा महाराष्ट्र। इस प्रकार जो 8 स्थान है उसमें से बृहत शिलालेख मिले हैं। अब लघु शिलालेख की बात कर लेते हैं। तो लघु शिलालेख बहुत सारे हैं, विभिन्न स्थानों से मिले, जैसे हम पढ़ेंगे भाब्रू शिलालेख मिलेगा, एक हमको मिलेगा सांची का शिलालेख, और भी बहुत सारे शिलालेखों के नाम मिलते हैं, जैसे कि रूपनाथ, अभी हमने जैसे नाम में पढ़ा था, रूपनाथ, मास्की और गुर्जराजू ततिया में है। ऐसे बहुत सारे शिलालेख जो हैं लघु शिलालेख जो इन विभिन्न स्थानों से मिले हुए हैं। अब बृहत की बात कर लेते हैं। इसमें से ये वैज्ञानिकों के द्वारा ये मतलब कि जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं तो उनको बृहत बना दिया, तो जिनमें कम संक्षिप्त जानकारी मिलती है तो वो लघु शिलालेख में आ गए। अब बात करते हैं कि स्तंभ लेख की। तो स्तंभ लेख में हम जैसे करते हैं कि बृहत स्तंभ लेख में, तो बृहत स्तंभ लेख कुछ प्रमुख स्थानों से मिले हुए हैं, जैसे कि एक तो मिला है दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। अभी इनकी कहानी देखेंगे कि ये दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ में मतलब नाम क्यों लिखा गया है। फिर बात करते हैं कि एक रामपुरवा से मिला है, रामपुरवा। एक मिला है लोरिया अरराज और लोरिया नंदगढ़, लोरिया अरराज और लोरिया नंदगढ़। और एक मिला है कौसाम्बी। तो इस प्रकार जो है कि बृहत स्तंभ लेख मिले हुए हैं। दिल्ली टोपरा ये जो है टोपरा और मेरठ में अवस्थित है, जैसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। तो हमने ये देखा कि स्तंभ लेख को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, तो बृहत स्तंभ लेख ये है। कुछ लघु स्तंभ लेख भी मिले हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि सारनाथ से भी मिला है, सारनाथ से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। रोमनदेही का नाम हमने सुना है, रोमनदेही इसको रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। एक निगाली सागर से प्राप्त हुआ है, निगाली सागर जो हमने देखा था कि इसमें बौद्ध धर्म की यात्रा से संबंधित विवरण मिलता है। तो इस प्रकार लघु शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है। गुहालेख जो है कि इसने कुछ गुफाओं का निर्माण किया था, जहाँ पर गुहालेखों का निर्माण किया, जैसे हम देखेंगे कि कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी, सुदामा। इस प्रकार जो है कि गुहालेखों का नाम हमको मिलता है। एक लोमस ऋषि,
लोमस ऋषि इन गुहा लेखों का निर्माण मिलता है। क्योंकि ये गुहा लेख नहीं है, एक प्रकार की ये गुफा ही है जिन पर उनकी अंदरूनी दीवारों पर जो है कि विभिन्न पंक्तियां लिखी हुई हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कर्णचूपार गुहा लेख, विश्व झोपड़ी, सुदामा और लोमस ऋषि की ये जो है कि गुहा लेख है। इससे संबंधित जो गुफा है वो अशोक के द्वारा बनवाई भी गई है बराबर की पहाड़ियों पर। तो ये अशोक के अभिलेख हुए। अब थोड़ा सा इनके उत्तराधिकारियों के बारे में भी जान लेते हैं, एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं। ये अशोक के अभिलेखों हमने 3 प्रकार से विभाजित किया, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेखों। शिलालेखों को भी हमने बृहद और लघु शिलालेखों में विभाजित किया। बृहद जो शिलालेख हैं वो 14 लेख हमको मिले हुए हैं, जो अक्सर किताबों में हम देखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके लिखे रहते हैं। और कुछ लघु शिलालेख हैं जो विभिन्न अलग अलग स्थानों में मिले हुए हैं, और 14 लेख 8 स्थानों से मिले हैं। और स्तंभ लेख जो है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं, जो 6-7 स्थानों से लगभग मिले हुए हैं। कुछ लघु शिलालेख हैं, गुहा लेख हैं। चलिए अब बात करते हैं इससे संबंधित उत्तराधिकारी की। तो जैसा कि हमने देखा था कि अशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ वह हुआ था कुणाल, और फिर कुणाल के बाद हम देखेंगे दशरथ के बारे में। कुणाल के बाद जो प्रमुख शासक होता है वह होता है दशरथ, और दशरथ के बाद एक शासक का नाम मिलता है जिसका नाम है संप्रति, और संप्रति के बाद एक शासक का नाम मिलता है जिसका नाम है बृहद्रथ। दशरथ के बारे में हमको इतना बस जानना है कि यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और इसने जो है कि कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो एक बिंदु यह जानना है। और बृहद्रथ के बारे में जान लेते हैं, यह जो है अंतिम शासक था, अंतिम शासक। और अंतिम शासक क्यों था? क्योंकि इसकी हत्या कर दी थी। हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश की जो है स्थापना कर दी। शुंग वंश की नींव जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित कर दी गई, जो कि भारतीय इतिहास का प्रथम ब्राह्मण वंश होता है। तो इस प्रकार जो है कि हमने देखा कि पूरी क्रोनोलॉजी चंद्रगुप्त से लेकर और बृहद्रथ तक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त जो संस्थापक और आखिरी शासक बृहद्रथ तक का जो संपूर्ण क्रोनोलॉजी है वो हमने देखी। अभी एक क्लास और होगी जिसमें हम थोड़ा सा मौर्य शासन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वह देखेंगे हम कल। चलिए मिलते हैं तो अगली क्लास में। धन्यवाद।